मातरम। Everyone sing with us. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य शामिनम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम लोग आज जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग रोज आते हैं वो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले जो रूटीन है मैं उसको जरूर फॉलो करना चाहूंगा। जो मैं यहाँ पे लोग आते हैं, पानी मिला आपको कि नहीं मिला? पहले बहुत मुझे मालूम बेहद गर्मी और उमस है बहुत ज्यादा, प्लीज पानी पिलाओ भाई, बाबूजी जल्दी पानी वानी पिलाओ। हाँ हाँ मुझे मालूम है यार, बहुत ज्यादा उमस है, इतने उमस में खड़े होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। शायर मुझे दिख रहे हैं, एक नहीं दो शायर दिख रहे हैं आज जो आए हैं, अपनी कलाम सुनाने आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कागज पन्नों और अपने खतों खितावत के साथ आए हैं, वो अपने में मगन है, उनको भी शिकायत होगी, वो भी कहेंगे अपनी बात, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कुछ लोग परेशान हाल हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? हाँ जी, नाराज रहते हैं क्या घर पे भी? इतना नाराज क्यों है भाई? मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, बस नाराज नहीं है। देहरादून से आए हैं, क्या काम करते हैं साहब? पैथोलॉजी लैब में। पैथोलॉजी लैब में, हाँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो सारे लोग जो है अपना तमाम तरह की चीज़ों को लेके आपके पास पहुँचते हैं, लेकिन आप बहुत देश की सेवा करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? तो बहुत दूर है नांगलोई दिल्ली, तो बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देता हूँ। दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शिवम छाबड़ा जी, धनंजय गिरी जी माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज नवल ऑटो वाला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले भैया जी, नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे शायर भाई मौजूद हैं। मैंने कहा आज एक नहीं दो हैं, नज्म आपके पास है, आज मैं बीच में कहीं डालूंगा तो अच्छा लगेगा, नज्म को सुनूंगा जरूर, लेकिन आज का हाँ वीडियो कॉलिंग करो, इस आप ही के इंतजार में हूँ, नहीं वीडियो कॉलिंग करिए जी। हाँ बिल्कुल दिखाइए, कहाँ दिखाना है आपको? बिहार में कहाँ? छपरा।
छपरा नहीं, छपरा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाइए, वीडियो कॉलिंग करिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बच्चे थक रहे हैं और मुझे लगता हूं कि 5-10 मिनट बाद आप चले जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर बच्चों को खड़ा करना ठीक नहीं। उमस है और बेहद गर्मी है, मैं जानता हूं। कहां से आना हुआ आप दोनों लोगों का? हरियाणा में कहां से? झज्जर से। हरियाणा की बेटियां हैं। सबको, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ, कैसे आना हुआ आज यहाँ? आपको देखने। आप हमको देखने? ओए, तो बहुत बहुत सौभाग्य मेरा जो देखने को। क्या कर रहे हो ये बताओ? आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूं। आईएएस सिविल सर्विस। सिविल सर, वो मैं समझ गया था कि कुछ खास है दोनों में, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज का मुद्दा लोगों ने पूछा क्या है। देश की जब आजादी मिली, 15 अगस्त कल थी, देश को जब आजादी मिली और उसके बाद तमाम सारे संस्थान खड़े हुए, उसी में एक नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है, NMML, उसका नाम अब हो गया एन की जगह प्रधानमंत्री म्यूजियम, मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी। अब ये सही हुआ या गलत हुआ, ये मैं आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि मेरा काम यही है। नाराज मत होइएगा, बिल्कुल भी नाराज, एक इंच भर भी नाराज मत होइएगा, क्योंकि मुझसे नाराजगी होके जाएगी कहां? आप लौट के फिर यहीं आएंगे मेरे पास। इसे बिल्कुल नाराज मत होइएगा। बराबर तवज्जो देंगे आपको, जितनी आपको चाहिए उतनी दूंगा, जितना आप विधायक बन जाएं और MP बन जाएं। ये मेरा काम है। कहां से आना हुआ बेटा? नोएडा से। क्या काम करते हो? IBM में। भाई है, तुम जैसे बच्चों को देखता हूं, जिन बच्चों को देखता हूं, तो लगता है कि मेरा जो ये काम जो मैं कर रहा हूं, छोटा मोटा काम जो एक एक रोड़ी जोड़ता हूं, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। कम से कम लोगों को तो मिलने को मिलता है। कुछ एक दो वाक्य बोल दो, जो बेचारे बच्चे दूर दराज के गांव में बैठे हैं, कैसे तैयारी करें, कौन से काम करें, कैसे करें, सो दैट कि उनको भी एक इंस्पायरिंग चीजें मिल सकें। जो भी करें बहुत दिल लगा के करें और धीरे धीरे करें। अगर डिप्रेस्ड हो तो डे बाय डे करें, कुछ नहीं सब कुछ होगा। बस दिन पर दिन काटें, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। क्या नाम है आपका? अक्षता। अक्षता। अक्षता का कहने का मतलब ये, भाजी गर्मी है क्या? परेशान ना हो ना, अभी बुढ़ापा नहीं आया तुम्हें, हमसे कम ही उम्र है तुम्हारी। दिन को जब लगे कि मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल हैं, तो कैसे जिया जाए, यह सवाल अक्सर मैं लोगों से पूछता रहता हूं और जवाब भी लेता रहता हूं। जब लगे कि अब बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ा कठिन समय है, अब तो कोई रोशनी नहीं दिखती, कहीं से कोई उजाला नहीं दिखता, अरे रुको, काम की बात कर लो। 24 घंटा कुर्ता पैजामा की बात करना, बेकार मूड बना। ये लोग मेरा मूड बनाने ही आते हैं कि मूड बना दें, सेट कर दें। जब बहुत मुश्किल हो, अंधेरा लगे कि अब कैसे निकलें, तो दिन के हिसाब से रहना चाहिए। अंकिता ने बहुत सही बात की। एक एक दिन के हिसाब से, जब तक सही जगह पे ना पहुंच जाएं या पहुंच ना जाएं, एक दिन जीजिए, फिर दूसरा दिन, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, और देखिए कि आप कर पाए या नहीं। मेरा प्रोग्राम ये कुल मिला के बाकी सब हाथी का दांत है। यही जानने का मंत्र है कि कैसे जिया जाए और अच्छी तरह से जिया जाए, इस मुल्क को कैसे खड़ा किया जाए। यही मेरा कुल मिला के शो है, और कुछ नहीं, और कुछ लेना देना भी नहीं। कुछ लाई है कि मोबाइल आ गया? नहीं, मेरी फ्रेंड रह गई। फ्रेंड रह गई है? हाँ, मेला है, ये तो कुंभ का खो गई होगी। नहीं, आ जाएगी। आ जाएगी पक्का? क्या नाम है आपका? पारुल तिवारी। अच्छा, कहां से आना हुआ? गुड़गांव। गुड़गांव से। पारुल जी को फोन कर। अच्छा, पारुल तो आप ही हैं, फोन करिए, मैं आया 2 मिनट में। जी, तो नेहरू मेमोरियल का नाम बदल के प्रधानमंत्री कर दिया गया, और यह तर्क है उसके पीछे कि वाई नेहरू ओनली। इस देश को बढ़ाने में, इस देश के नींव को रखने में नेहरू एक हैं, बाकी लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, नरसिंह राव भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, और तमाम प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इसका नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल होना चाहिए, और नाम रख दिया गया। अब इस पे, हाँ देखिए, खड़े हो गए लोग, इस पे बहस हो गई, और बहस यहां तक आ गई कि लोगों ने कहा कि नेहरू का नाम मिटा देना चाहते हैं। पी माने, उन्होंने कहा कि पेटी, ओछापन। पेटी मतलब अंग्रेजी में पेटी शब्द का हिंदी में लगाएंगे तो कहे ओछापन। ये ओछापन है किसका? सरकार का। ये ओछापन है कि जो नाम बदल दिया। प्रधानमंत्री क्यों किया? नेहरू था तो प्रधानमंत्री क्यों किया? मैं आ रहा हूं, राहुल आप ही से आगाज करूंगा। पहले मैं जानना चाहता हूं कहां से आई हैं आप? सर, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। 14 तारीख से मैं बंगला साहिब में हूँ। पुलिस वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया।
ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस काम नहीं कर रही थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे दवाइयाँ खिलानी स्टार्ट कर दी कि मैं पागल हो जाऊंगी और वो केस खुद लड़ेंगे। मेरे पीछे मैं ससुराल वालों का बहाना लेके मेरे पापा ने गुंडे छोड़ दिए मेरे पीछे। देखिए बहन, मैं बात करूंगा आपसे कि मैंने कहा ना कि जब लगे कि चारों तरफ मुश्किलात हैं, यूपी एटीएस की टीम कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। इस बीच ग्रेटर नोएडा के एक निजी स्कूल में सीमा हैदर के चारों बच्चे हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाते दिखे। इस दौरान उन बच्चों के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया और वो सिर पर तिरंगे वाली टोपी लगाए दिखे। इस बीच सीमा हैदर के बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीमा हैदर के भारत आने के बाद ऐसा पहली बार रहा जब सीमा हैदर के बच्चे किसी निजी स्कूल में दिखे। वहीं उनके स्कूल में एडमिशन को लेकर सचिन के पिता नेत्रपाल ने बताया कि उन्हें यूपी एटीएस से क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। वहीं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी कर सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और उन्होंने अपनी बात जय श्री राम कहकर शुरू की। इस वीडियो में सीमा हैदर ने सिर पर तिरंगे के रंग का। कहां से आने आया? मैं गोरखपुर का रहने। क्या नाम है? राकेश। राकेश भैया, यहाँ कैसे? अरे रुको मेरे भाई, अब वो सब बात बहस कर लेंगे। कैसे आना हुआ? सर मैं ऐसे आया था घूमने के। अच्छा, घूमने में ऐसे भी आ जाते हैं। हाँ आप बोलिए। सर ये सर बोल रहे हैं कि नेहरू जी ने आजाद कराया था, बाकी लोग जो फांसी पे चढ़े उन्होंने क्या कराया था? केवल नेहरू जी ने किया था। और मोदी जी तो नहीं बोल रहे हैं कि कोई बिल्डिंग का नाम मोदी नरेंद्र मोदी रख दो, चाप कर दो। मैं मर जाऊं तो मेरे पूरा बिल्डिंग कनॉट प्लेस का मेरा नाम रख दोगे क्या? प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री बनना? वो आईबीएम वाली चली गई? हाँ हाँ चली गई। आईटी वाले चले गए, यूपीएससी वाले खड़े हैं, अभी खड़े रहे अंदर। जी आया। अरे पहले वो तो उनसे बात करना था मुझे। इन्होंने कहा नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री कब बने? 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी। मैंने आज सोचा था मैंने आज सोचा था कि बहस कहीं और मुड़ जाएगी, नेहरू तक क्यों चली जाए, नेहरू से आगे आ जाए और आगे चली जाए, गांव गलियारे में घुस जाए बहस यहां तक चली जाए कि खेती किसानी की समस्या, हिमाचल में इतनी आपदा, यहां तक बहस पहुंच जाए। लेकिन बहस अभी वहीं पे अटकी है। कहां से आना हुआ बाबूजी? ऐसे तो हम रहने वाले झारखंड के हैं। हाँ, लेकिन 1969 से हम दिल्ली में रहते हैं। 1969 से दिल्ली में रहते हैं। हाँ। मैं जानूंगा क्यों रहते हैं आप। बहन रहना ये पे आया, मैंने सोचा तो बहस आज वहां जाएगी, लेकिन चलो अपनी बात कहो। जो इन्होंने कहा देश की आजादी के लिए, मैं ही कहना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं थे। नेहरू जी ने शपथ लिया था 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे। मैं बताऊंगा जो सच्चाई है सर। ये इतिहास गलत बताते हैं, इतिहास देशवासियों को गलत बताते हैं। मेरे देश की जनता का पता लगना चाहिए कि इस देश में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कब शपथ लिया था। यूनियन जैक के नीचे माउंट बेंटन ने उन्हें शपथ दिलाई। सत्ता हस्तांतरण तो होगा ना। देखिए वो जो सवाल कर रहे हैं भाई, सत्ता हस्तांतरण समझो जो आप बात कर रहा है वो अंतरिम सरकार की स्थिति थी और सत्ता हस्तांतरण की स्थितियां बनी तो सत्ता हस्तांतरण हुआ उस समय से। लेकिन देशाधिकृत तौर पे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यहाँ पे मुख्य विषय है कि नेहरू जी उस घर में रहे, जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक रहे और उनके निधन के 3 साल बाद उसे म्यूजियम बनाया गया। तो आज 2023 में उसमें परिवर्तन क्यों किया? मुद्दा यही है। वीडियो कॉल किया छपरा? हाँ कर दिया सर। और कौन छपरा में कौन देख रहा है? हमारा दोस्त था। दोस्त है? क्या नाम? राहुल सिंह। देखें राहुल सिंह देखें। आ रहे बाबूजी, आ रहे, बिल्कुल आ रहे। हाँ बोलिए साहब, आपका तर्क। अमित जी आप बोलिए। सर आखिरी सांस पे मैं बाद में आता हूं कि कौन प्रधानमंत्री कहा। हाँ। कौन से प्रधानमंत्री कहा आखिरी सांस लिए वो बाद में बताता हूं। पहले सुन लीजिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे। अरे आप अपने दिल में उन तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए मोहब्बत की दुकान कब खोलेंगे जिन्होंने इस देश में यह योगदान दिया? आप कहते हैं ना कि सब। अरे मेरे भाई, ऐसी कैसी दुकान खोल दे मोहब्बत की, अपना ही घर लुटा दें क्या? ऐसी मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे? तो फिर ये महानता कौन सा उस वंश का? और सुनिए,
क्या यह विरोध मैं तमाम आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या यह विरोध इस बात का है कि नेहरू के सामने एक गुदरी का लाल बहादुर शास्त्री का फोटो कैसे लग जाए, जिसने इस देश को पहली बार आत्मनिर्भर बनाया और हरित क्रांति दी? क्या इसका विरोध, ये विरोध इसलिए है कि इंदिरा जी के सामने एक जाट नेता, किसान नेता चौधरी चरण सिंह का फोटो कैसे लग सकता है? क्या यह विरोध इसलिए है कि राजीव गांधी के सामने पीवी नरसिंह राव, जिसने उदारवाद की नीति लाई, उसका फोटो लग जाएगा? और क्या यह विरोध उसका है कि मनमोहन सिंह का भी फोटो लगेगा प्रधानमंत्रियों के बगल में, जिसके फाइल पे मैडम साइन करती थी? और आखिरी साइन, सर इन्होंने आखिरी सांस की बात की, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता हूं। मैंने चरण सिंह वाला लॉजिक भी आपका ले लिया, क्योंकि तर्क है, तर्क रखते जा रहे हैं आप, तो तर्क पे। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वॉल्व हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वॉल्व हुई, मैंने आपको रोक दिया, आपका माइक हटा लिया। ठीक, नाउ यू विल गेट चांस। नहीं, वो लाइन हम कंप्लीट नहीं करने देंगे, बाकी आप करिए। आखिरी सांस की बात की गई, लाल बहादुर शास्त्री जी जहां रहते हुए उनका डेथ हुआ, एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां पर 2000 ईस्वी में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब वहां पे इनके शास्त्री जी का स्मारक बना। शास्त्री, उसके बीच में 3 प्रधानमंत्री इनके बन गए वंश के, शास्त्री का पीवी नरसिंह। जी, मैं आ रहा इधर। मैंने सोचा इधर कोई हाथ उठा रहा है। नहीं, पसीना है, पानी पिलाइए। जी। बात थोड़ी मुद्दे से अलग हट करके करूंगा। मुद्दे से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा मुद्दे पे रहे। नहीं, मुद्दे पे तो रहे। नेहरू से नफरत, संविधान से नफरत, तिरंगे से नहीं, संविधान से नफरत कैसे हो सकती है? मैं बता दे रहा हूँ, संविधान का विरोध करने वाली इनकी मात्र आरएसएस और तिरंगे का अपमान करने वाले। गलत बात, संविधान नफरत से कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बगैर तथ्यों के बाद 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में जिसने तिरंगा झंडा नहीं फैलाया, वो आज यहाँ पर आकर के संविधान की बात करे। मुद्दा आप बोल लीजिएगा, आप अपने समय पे बोल लीजिए। आप दूसरी चीज, ऐसा है आपने जो है नेहरू मेमोरियल। मैं आ रहा 2 सेकंड दीजिए, बस 2 सेकंड दीजिए बाबूजी। ये उधर ही कहीं ईस्ट यूपी का ही इलाका लग रहा है मुझे। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, तो देखिए, तो सूरज तो उधर ही से उग रहा है, इधर आ रहा है। प्रतीक भाई, नेहरू जी का नाम चेंज कर रहे हैं, तमाम जेरों का नाम चेंज कर रहे हैं। अरे कल सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उसमें 7 घोटालों का नाम चेंज करके क्या रखेंगे जाकर के? और उन घोटालों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। व्यापम घोटाले से लेकर के आप देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाले की बात करी गई। आपको पता है 18 करोड़ रुपए की सड़क बनना थी 1 किलोमीटर, 250 करोड़ रुपए की मान्य वन बनवाई है। उस घोटाले के बारे में कोई नहीं कहेगा, क्या कहेंगे? माला घोटाला भी सामने आ रहा है सीएजी का, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी चुप है। आयुष्मान योजना के अंदर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की घोटालेबाजी हो रही है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? आप घोटालों का नाम भी जो है ना बदल करके कुछ तरक्की वाला नाम रख दीजिए ताकि। जी ठीक है, मैं आया। अब आप तैयार हैं बोलने के लिए? बिल्कुल, मैं आया आपके पास। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से हैं तो बहुत अच्छा है, आप जमशेदपुर से हैं तो बताइए जी। बोलिए। अरे हम क्या बोलेंगे आप? सवाल कीजिए। सवाल ये कैसे हैं आप? हैं, हम तो मस्त हैं। तो देश तो मस्थाइये है। अरे हाँ जी, हम कमा के अपना खाते हैं। हम टाटा मोटर के एम्प्लॉय है। हाँ। हम अपने से कमा के खाते हैं, हम अपने आप में मस्त हैं। तो इतना काहे डांट रहे हैं? कमा खाते तो अपने बच्चे को खिलाते हैं। गलत बात बोलेगा तो हम लोग। कौन गलत बात बोला? वही बोला, कौन बोला गलत बात? मणिपुर के बात पर मेरा प्रधानमंत्री गलत बोलता है। 2 घंटा में 2 मिनट खाली मणिपुर का बोलता है। हंसता है, हम अपना खाता है। अरे तो अपना ही खाता तो अपने बच्चे की तो खिलाता है ना। तो रुको भाई, सर प्लीज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लाल किला से कल ही 2 घंटा या कुछ ऐसा अपना भाषण दिया था। उसमें कितनी सच्ची बातें उन्होंने बोली, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं तो झारखंड से हूं, जमशेदपुर से, लेकिन बिहार से बिलोंग करता हूं। उस समय बिहार एक था, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। दरभंगा में एम्स बन गया। एम्स बन गया दरभंगा में। मेरे दरभंगा में एम्स बन गया। एक बात आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक बात। और दूसरी एक स्मृति ईरानी जी के बारे में, बस दूसरी बात।
बहुत दुख से और बहुत दिल से बोल रहा हूं, 420 या 30 रुपए ऐसा कुछ मनमोहन सिंह की सरकार में गैस का दाम था। वो थाली पीट रही थी, मैंने टीवी पे आपके शो पे ही देखा था, बहुत प्रेम से थाली पीट रही थी, दाम कम करो, दाम कम करो, दाम कम करो। आज 1100 कुछ रुपए हम लोग दे रहे हैं जी। ये दोनों हाँ जी मैं हाँ बिल्कुल सही कहा, आप मेरे कान में सही पड़ा जी। विल यू रिस्पॉन्ड? पहले बीजेपी कहां गई जी? अरे हाथ में डाल के चुप में बैठे चुपचाप। हाँ बोलिए। देखिए, देश नेहरू जी के बारे में जाने, भाई नरसिम्हा राव के बारे में क्यों नहीं जाने? क्यों किसान का बेटा? देश इस गुलजारी लाल नंदा के बारे में क्यों नहीं जाने? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्यों नहीं जाने? नेहरू जी की पजामी पेरिस में धुलती थी और लंगोटी लंदन में, ये जाने, लेकिन शास्त्री की फटी धोती और गुलजारी नंदा की फटी धोती नहीं जाने। जनता दल के 4 प्रधानमंत्री उनके बारे में नहीं जाने। किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बारे में नहीं जाने। अगर नेहरू जी का नाम सिर्फ एक नाम है, एक पट्टिका पे लिखा हुआ है, किसी के दिलों में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी पट्टिका को हट जाना चाहिए। नेहरू जी के नाम मैं कह रहा हूं, नेहरू जी दिलों में है, मैं ये मानता हूं, नेहरू जी दिलों में है, लेकिन नेहरू जी का नाम, अगर कोई नेहरू जी के नाम पर दुकान चलाने वालों के लिए दिक्कत है। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के जितने प्रधानमंत्री रहे, इस देश में सबने अपना योगदान दिया है और सबके योगदान का स्तुत्य प्रयास किया है। उन सारे प्रयासों की प्रदर्शनी होनी चाहिए, सबके बारे में लोगों को जानना चाहिए। हर व्यक्ति के कृतित्व को, व्यक्तित्व को इस देश की जनता को जानने का हक है। मैं आपकी बात से यहां तक तो बिल्कुल सहमत हूं धनंजय भाई कि इस देश की आजादी में सबने अपना बराबर का योगदान दिया, बराबर का योगदान। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, बहुत बड़े डेमोक्रेट, इसमें दो राय नहीं। और अरे रुकिए भाई, अब मैं तो बोल लूं, दुनिया में उसका डेमोक्रेसी, अरे रुकिए, नहीं आपकी बोलती एक को बताइए, आप नेहरू एक मिनट रुकिए। आप नेहरू जी पे विश्वास करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप, मुझे लगता कि चंदगी राम के अखाड़े में विश्वास करते हैं। बोले एक बार आ जाने तो, अरे कहाँ आ जाने तो वहीं खड़े रहिए। अरे नेहरू जी पे विश्वास करते तो खड़े रहिए डिसिप्लिन होके जी। नेहरू का मतलब वो जो डिसिप्लिन में आ जाए, वो नेहरू का मतलब ये थोड़ी ना कि चंदगी राम पे आ रहे हो अखाड़ा में हो रहा, अखाड़ा नहीं है नो। अरे कह रहे हाथ जोड़ के, नहीं अभी नहीं, वक्त ये नहीं है, 24 आने दीजिए। तो हाँ मोदी समझ लिया, तुम्हारा भी मोदी समझ लिया। The Congress will respond and then I will come to you. जी। एक शेर में मैं पूरी हालात को बयां कर दूंगा। अपने चेहरे को तो बदलना बहुत मुश्किल है, दिल बहल जाएगा आईना बदल कर देखो। तो मोदी जी आईना बदलते रहते, मुझे तो लगता है उनको चेहरे देखने की इतनी जरूरत है और आदत पड़ गई है कि घर में भी आईने लगा रखे जहां किसी और का ना दिखे। नेहरू वो थे जो, इसी में मत खुश रहो, नेहरू वो थे जो कहते थे भारत माता यहाँ के गरीबों में, जंगलों में, जंगल में, जड़ में बचती है और जल में बचती है। लेकिन मोदी जी कहते हैं मणिपुर तो भारत का टुकड़ा है, शांति का सूरज उगेगा, लेकिन कब उगेगा? धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, बेटियों की इज्जत लुट रही है, चीर हरण हो रहा है और मोदी जी मौन है। देश पूछता है आप भारत माला प्रोजेक्ट घोटाला करते हैं, आप रोड घोटाला करते हैं, आप टोल घोटाला करते हैं, आप टमाटर घोटाला करते हैं, आप आयुष्मान घोटाला करते हैं और कहते हैं भारत माता का नाम करते हैं। मोदी जी बताइए ना, देखिए नाम और तस्वीरें बदलने से तारीखें नहीं। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही कश्मीर को इस्लामिक जिहादियों के हाथे बेच दिया। उसके बाद नेहरू जी ने मेरे देश के चाइना के उस हिस्से को, डोकलाम को, चाइना को गिफ्ट भी दे दिया डोकलाम में। और दूसरी बात, मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू नहीं बन सकते, इसलिए कि नेहरू जी ने 1955 में उन्होंने पद्म पुरस्कार का चेयरमैन है, अपने आप को भारत रत्न दे दिया। सर मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। रुको एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे इनके बारे में? प्रतीक भाई ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं? बिल्कुल पढ़ा हूँ। कहाँ तक? पढ़ा हूँ तभी बोल रहा कहाँ हूँ। तक? कहाँ तक पढ़ा हूँ? मैं बता तो रहा हूँ। कुछ लोग पढ़े नहीं गढ़े होते हैं और विचारों से बहुत बड़े होते हैं, इसलिए किसी को छोटा मत समझिए, सबको दिलों में बिठाइए, नरेंद्र मोदी की तरह बनिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे मालूम था यही तर्क आएगा। जी क्या हुआ?
पढ़ाई लिखाई बोल रहे ना, हम बोले तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे। नहीं बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? वो बोल रहे ना कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तेजस्वी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। अरे रुको, सर मैं 1971 के लड़ाई में 1971 में पैदाइश नहीं तुम्हारी, 1971 की लड़ाई में, देश के जंग की लड़ाई में ये शरीक थे, सैनिक हैं आप? हाँ जी। तो उस टाइम साहब मैं आइए आइए, वहाँ आइए, पहले वहाँ बैठिए। 1971 की लड़ाई में शरीक थे, सैनिक? सैनिक थे। सैनिक भाई, शरीक मतलब शामिल थे। हाँ जी। तो इसके बाद साहब आंख खराब हो गया, मैं आ गया दिल्ली में, और एक जय जवान स्टाइल मिलने के लिए जैसे हुआ कि फौजियों के जवान स्टाइल मिलेगा, वो दिमाग में घुस गया। उसी दिन से आज तक जैसे मैंने इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जितना प्रधानमंत्री, बीबी सिंह से, बीबी गिरी से लेकर 1971 से बराबर लिख रहे हैं। बराबर लिख रहा हूँ। और कितने साल हो गए? 1971 से कितने साल हो गए? अब तुम सारे लोगों का सांप सूंघ जाएगा। मैडम कितने साल हो गए? तो 52 साल हो गए। 1971 का सैनिक खड़ा है, आंख की रोशनी खो चुका है। हम तो पढ़े लिखे हैं बेटा, तुम ही से कैलकुलेट करवा रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टॉल मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। क्यों नहीं मिला? अब यही अरे इसलिए नहीं मिला कि अभी तो योजना चल रही है। अब मिलेगा, मिल जाएगा आपको। अरे मिल जाएगा, कागज इसको जला दीजिए, कोई काम का नहीं है, मिल जाएगा आपको। मिला नहीं? नहीं सर, आज भी आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? आज हम सचिवालय में भेजे थे कागज, वहीं से। भूतपूर्व सैनिक हैं। 1971 की किस फ्रंट पे, कहाँ पे लड़े तैनात थे? हम अम्बाला में थे सर। अम्बाला में? हाँ। अम्बाला में तैनात थे। हाँ जी, राजनाथ सिंह जी तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मैं तो कहूंगा, मैं तो राजनाथ सिंह जी से कहूंगा कि अगर 1971 का, रुकिए, आपको तो इंदिरा गांधी से जो बोल रहा है, ये शर्म नहीं आ रही होगी आपको? इंदिरा गांधी के समय से बोल रहा हूं, शर्म नहीं आ रही आपको? 50 साल से ज्यादा हो गया। एक सैनिक यहां इसलिए खड़ा है कि 50 साल से उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सबसे मिलना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह की भी लेटर है, लिखा है? लिखे हैं सब। राजनाथ जी को भी लिखे हैं? लिखे हैं सब। एक बार फिर से दरखास्त करते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे कागज क्या है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाईवे हो। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग से वहां दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां की राजधानी बोगोता में आग की चपेट में आने से करीब 60 एकड़ जंगल जल गए, जिसकी वजह से वहां धुआं ही धुआं फैल गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दमकल कर्मी वहां रहने वाले लोगों की मदद से आग पर काबू पाते नजर आए। आग की लपटें और धुएं के गुबार की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। आग की वजह से फैले धुएं की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया। बताया गया कि दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से जंगल में फैल गई। ऐसे में आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, अमेरिका के टेक्सास का भी हाल जंगलों में लगी आग ने बुरा कर दिया। वहां के ह्यूस्टन शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आई, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती दिखी, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती दिखी, जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ गया और वहां हर तरफ धुआं फैल गया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें जंगलों की आग लावे की तरह फैलती नजर आई। बताया गया कि आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद आग को बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से धीरे धीरे आग कई एकड़ जंगल में फैल गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान की आशंका जताई गई। उधर फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग ने भी जमकर तबाही मचाई और इसकी वजह से वहां के औंद्रे शहर में रहने वाले करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां के जंगलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और आग के काले धुएं ने पूरे आसमान को घेर लिया। ऐसे में जहां भी नजर घूमी, सिर्फ और सिर्फ आग का काला धुआं ही नजर आया। इस दौरान दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते भी दिखे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक घर के पास से आग का धुआं उठता दिखा। हालांकि उस घर में कोई मौजूद नहीं था,
क्योंकि आग की चेतावनी को देखते हुए उन घरों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। बताया गया कि आग की चपेट में आने से वहां मौजूद 50 घरों को नुकसान हुआ, जबकि कई लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। इस बीच जापान में तूफान की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तूफान की वजह से वहां के तटीय इलाकों में रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए, क्योंकि तूफान की दस्तक के साथ ही उन इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी, जिन्हें देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले 1,82,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि तूफान की वजह से आई आंधी और तेज बारिश की वजह से हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। तूफान का असर वहां से उड़ने वाले विमानों पर भी पड़ा और जापान की 240 उड़ानों को रद्द किया गया, जिसकी वजह से कई लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। बताया गया कि वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की आशंका जताई। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से घर में मौजूद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस खौफनाक घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस मकान के अंदर आग की लपटों के साथ एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। वहां हुआ विस्फोट इतना जोरदार था कि चारों तरफ इलाके में धुएं का गुबार छा गया। विस्फोट के बाद पलक झपकते ही पूरा मकान बर्बाद हो गया। बताया गया कि इस धमाके की वजह से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई, जबकि कुछ घरों की खिड़कियां तक टूट गई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। दमकल विभाग के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस बीच जापान के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया की मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर जल्द ही एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है और फिलहाल दुनिया में किसी भी देश के पास इनके हमलों का तोड़ नहीं है, जबकि उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटे हैं। वहीं अमेरिका और जापान की किसी न किसी वजह से रूस, चीन और उत्तर कोरिया से लगातार तकरार बढ़ी है। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका और जापान हाइपरसोनिक हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुश्मन के लिए काल माना जाता है और हमले के दौरान इन्हें रेडार पर ट्रैक करना बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले बेहद मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते से गुजरते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती हैं, इसीलिए ये अचूक हो जाती हैं। जापान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और जापान के बीच जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाले हथियार को बनाने की डील पर मोहर लग सकती है। उधर कनाडा के मिसिसॉगा शहर में पाकिस्तान के लोगों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि एक दिन पहले वहां 2 गुटों के बीच किस वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। कनाडा के मिसिसॉगा शहर से सामने आई तस्वीर में पाकिस्तान के कुछ लोग आपस में हाथापाई करते नजर आए। कुछ ही देर में वो एक दूसरे पर जमकर मुक्के और लात भी बरसाने लगे। जिस जगह यह हंगामा हुआ वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी, इसी वजह से वहां दहशत का माहौल बन गया। लेकिन पाकिस्तान के लोग शांत नहीं हुए, वो लड़ते लड़ते इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां कनाडा की पुलिस पहुंच गई। पुलिस के सामने भी कुछ लोग एक दूसरे पर चिल्लाते दिखाई दिए। इस वीडियो को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो बाद में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान की खराब छवि से भी जोड़ दिया। उनके मुताबिक एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसी दिन कनाडा में पाकिस्तान के लोगों ने मारपीट कर अपने देश की छवि खराब कर दी। इधर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान वहां के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में सीमा हैदर के 4 बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इससे एक रोज पहले सीमा हैदर ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया था और वो भारतीय संस्कृति में रची बसी दिखी थी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ 13 मई को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आईं और ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ बीते 1.5 महीने से रह रही हैं, जिनके ऊपर खुफिया एजेंसियों की नजर है और उनसे यूपी एटीएस की टीम कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। इस बीच ग्रेटर नोएडा के एक निजी स्कूल में सीमा हैदर के 4 बच्चे हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाते दिखे। इस दौरान उन बच्चों के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया और वो सिर पर तिरंगे वाली टोपी लगाए दिखे। इस बीच सीमा हैदर के बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीमा हैदर के भारत आने के बाद ऐसा पहली बार रहा जब सीमा हैदर के बच्चे किसी निजी स्कूल में दिखे। वहीं उनके स्कूल में एडमिशन को लेकर सचिन के पिता नेत्रपाल ने बताया कि उन्हें यूपी एटीएस से क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। वहीं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी कर सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और उन्होंने अपनी बात जय श्री राम कहकर शुरू की। इस वीडियो में सीमा हैदर ने सिर पर तिरंगे के रंग का दुपट्टा भी ओढ़ रखा था और उनके बगल में सचिन मीना बैठे नजर आए और इस वीडियो की शुरुआत में ही सीमा हैदर जय श्री राम कहती नजर आई
और आजादी के जश्न में सराबोर दिखी। 15 अगस्त का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम मन से मना भी रहे हैं बच्चों और परिवार के साथ। वीडियो में सीमा हैदर ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ लाल किले जाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहती थीं, लेकिन उनके ऊपर जांच चल रही है, इसलिए वो वहां नहीं जा पाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को बिना वीजा के भारत में आने के बाद गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद से ही वो खुफिया विभाग के रडार पर हैं और उनसे कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां एक आदमी पर अपनी पत्नी को गोली मारकर घंटों तक अपने ही घर में कैद करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन दोनों के बीच हुए विवाद के बाद उस आदमी ने पहले तो अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मुंबई में इंडिया की बैठक से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी तेज। कांग्रेस का दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। आम आदमी पार्टी बोली गठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय कैबिनेट का करीब 58,000 करोड़ की लागत से पीएम ई बस सेवा शुरू करने का फैसला। विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी। पीएम ने कल लाल किले से किया था ऐलान। दिल्ली में होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में होगी शुरू। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस महिला को वहां से निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन वो आदमी 2 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा। इस दौरान उन पुलिस वालों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हुआ। जिसके बाद उस घायल महिला को वहां से निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन तक मंगाई गई। हालांकि 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद उसने आखिरकार अपनी पत्नी को बाहर जाने दिया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे किसी तरह इलाज के लिए अस्पताल ले गए। साथ ही उस आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद घर में कैद किया। इधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के दागिस्तान प्रांत में एक गैस स्टेशन पर हुए रहस्यमयी धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस भयंकर धमाके का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस गैस स्टेशन पर लगी आग के बीच अचानक जोरदार ब्लास्ट होता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां आग का एक विशालकाय गोला नजर आया। दिल दहला देने वाले उस धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद निकली आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद वहां हर तरफ आग ही आग नजर आई। यह धमाका कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद रूस के दागिस्तान प्रांत की राजधानी मखचकला में हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद उस भीषण आग को बुझाया जा सका। रूसी अधिकारियों के मुताबिक वो आग सबसे पहले एक दुकान में भड़की, जिसके बाद देखते ही देखते उसने आसपास की दुकानों समेत उस गैस स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 2 फाइटर जेट को खदेड़ दिया। ब्रिटेन की सेना के मुताबिक रूस के दोनों विमान स्कॉटलैंड के आसमान में उड़ान भर रहे थे, लेकिन उसी वक्त ब्रिटेन की सेना ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया और उन्हें घेरने के लिए अपने टाइफून लड़ाकू विमानों को भेज दिया। दावा है कि ब्रिटेन के इन फाइटर जेट ने रूस के Tu-142 बॉम्बर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। बाद में ब्रिटेन की सेना ने एक बयान जारी कर इस पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि स्कॉटलैंड के उत्तरी इलाके में आसमान में रूस के बॉम्बर दिखने के बाद अलर्ट जारी किया गया और टाइफून लड़ाकू विमानों को भेजकर जवाबी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी ब्रिटेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमानों को इसी साल जून में नेटो देश एस्टोनिया की हवाई सीमा से खदेड़ा था। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध की वजह से नेटो देश पिछले 1.5 साल से रूस की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वहीं बेलारूस और वैगनर ग्रुप के बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत दिखाई। बेलारूस, रूस और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी देश है और रूस कई बार वहां से पोलैंड पर हमले की धमकी दे चुका है, जिसे देखते हुए पोलैंड भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया। यही नहीं, उसने एक वीडियो जारी कर अपनी सेना की ताकत दिखाई। इस वीडियो में पोलैंड की सेना राजधानी वॉर्सो में परेड करती नजर आई। इस दौरान पोलैंड ने न सिर्फ अपने देश के घातक हथियारों की नुमाइश की, बल्कि अमेरिका समेत कई दूसरे देशों से मिले लड़ाकू विमानों और टैंकों का भी दम दिखाया। इस परेड में अमेरिका से मिले M1A1 एब्रम्स टैंक, हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ साथ दक्षिण कोरिया के K2 और K9 टैंकों का भी प्रदर्शन किया गया। पोलैंड को रूस के मददगार बेलारूस से बड़ा खतरा है। इसके अलावा उसे पुतिन के प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकू से भी कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसके बाद से ही नेटो का ये सदस्य देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाया गया।
राजधानी काबुल में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहां से सामने आई तस्वीरों में तालिबान समर्थक हाथों में हथियार और झंडे लेकर सड़कों पर जश्न मनाते दिखे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। इस दौरान कुछ सैनिक हथियारों के साथ काबुल में गश्त लगाते दिखे। वहां से सामने आए एक वीडियो में तालिबान सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न के दौरान छोटे बच्चे भी हाथों में झंडा लेकर घूमते दिखाई दिए। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद 2021 में अमेरिकी सेना वहां से अपने देश लौट गई थी, जिसके बाद तालिबान ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान में तालिबान सरकार का जमकर विरोध हुआ। राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों की संख्या में अफगानिस्तान की रहने वाली महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में ब्लैक डे ऑफ अफगानिस्तान लिखे पोस्टर लेकर महिलाओं ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग से वहां दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां की राजधानी बोगोता में आग की चपेट में आने से करीब 60 एकड़ जंगल जल गए, जिसकी वजह से वहां धुआं ही धुआं फैल गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दमकल कर्मी वहां रहने वाले लोगों की मदद से आग पर काबू पाते नजर आए। आग की लपटें और धुएं के गुबार की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। आग की वजह से फैले धुएं की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया। बताया गया कि दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से जंगल में फैल गई। ऐसे में आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, अमेरिका के टेक्सास का भी हाल जंगलों में लगी आग ने बुरा कर दिया। वहां के ह्यूस्टन शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आई, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती दिखी, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती दिखी, जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ गया और वहां हर तरफ धुआं फैल गया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें जंगलों की आग लावे की तरह फैलती नजर आई। बताया गया कि आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद आग को बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से धीरे धीरे आग कई एकड़ जंगल में फैल गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान की आशंका जताई गई। उधर फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग ने भी जमकर तबाही मचाई और इसकी वजह से वहां के औंद्रे शहर में रहने वाले करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां के जंगलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और आग के काले धुएं ने पूरे आसमान को घेर लिया। ऐसे में जहां भी नजर घूमी सिर्फ और सिर्फ आग का काला धुआं ही नजर आया। इस दौरान दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते भी दिखे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक घर के पास से आग का धुआं उठता दिखा। हालांकि उस घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि आग की चेतावनी को देखते हुए उन घरों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। बताया गया कि आग की चपेट में आने से वहां मौजूद 50 घरों को नुकसान हुआ, जबकि कई लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। इस बीच जापान में तूफान की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तूफान की वजह से वहां के तटीय इलाकों में रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए, क्योंकि तूफान की दस्तक के साथ ही उन इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी, जिन्हें देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले 1,82,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि तूफान की वजह से आई आंधी और तेज बारिश की वजह से हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए। तूफान का असर वहां से उड़ने वाले विमानों पर भी पड़ा और जापान की 240 उड़ानों को रद्द किया गया, जिसकी वजह से कई लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। बताया गया कि वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की आशंका जताई। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से घर में मौजूद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस खौफनाक घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस मकान के अंदर आग की लपटों के साथ एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। वहां हुआ विस्फोट इतना जोरदार था कि चारों तरफ इलाके में धुएं का गुबार छा गया। विस्फोट के बाद पलक झपकते ही पूरा मकान बर्बाद हो गया। बताया गया कि इस धमाके की वजह से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई, जबकि कुछ घरों की खिड़कियां तक टूट गई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और लोगों के रेस्क्यू में जुट गई। दमकल विभाग के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस बीच जापान के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया की मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और जापान मिलकर जल्द ही एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है और फिलहाल दुनिया में किसी भी देश के पास इनके हमलों का तोड़ नहीं है, जबकि उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन और रूस भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटे हैं। वहीं अमेरिका और जापान की किसी न किसी वजह से रूस, चीन और उत्तर ऐसी वाणी बोल
आपा होय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी शो में जुड़ रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। भैया जी कहीं में आपके शो में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा जो लोग जरूर जानना चाहेंगे, जिस पर बातचीत चल रही है, लेकिन उस पर जानने से पहले मैं दो बातें कहूंगा। एक बहन ने अपनी बात कही कुछ ससुराल और मायके को लेकर संदर्भ में। जी, मैं चाहूंगा कि न्यायपूर्वक बात हो, इन पर जरूर बात हो, पूरी बात सुनी जाए और पूरी बात कही जाए। दिल्ली पुलिस का मामला है। और दूसरी बात, बाबूजी ने कही कि 1971 में आप अंबाला में पोस्टेड थे, 71 की वॉर में अपनी दोनों आंखें खो चुके, को रोशनी कम है और एक बूथ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 1971 से एक छोटा सा बूथ जो जिसको कि स्टॉल कह सकते हैं, टी स्टॉल टाइप, हाँ, एमसीडी में या एनडीएमसी में कहीं भी जिस जगह पे मिल जाए, और वो शायद डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए मिल सकता हो तो मिले। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री तक बात जरूर इनकी पहुंचे और वहां तक रखी जाए। किसी के साथ भी न्याय हो या न्याय मिले, या देश का सैनिक हो, जब वो गौरवान्वित होता है तो ये राष्ट्र भी उसी प्रकार से गौरवान्वित होता है। जी, सैनिक बोर्ड से हो जाता है। सैनिक बोर्ड मुझे मालूम है, हाँ हाँ, मैंने कह दिया वो इसीलिए कि सैनिक बोर्ड के माध्यम से, हालांकि वो लड़ाई लड़ चुके हैं, 71 से लड़ रहे हैं। 71 से क्यों नहीं हुआ, एक युद्ध तो उन्होंने वो लड़ा, एक बाद में क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर से ये बात जरूर रखी जाए और डिफेंस मिनिस्टर के पास बात पहुंचे। आज का जो मुद्दा था वो था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये नाम है NMML, अब उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। उन्होंने कहा कि इस देश में जो योगदान है तमाम प्रधानमंत्रियों का है, जिसमें नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक तमाम सारे लोग शामिल हैं, शरीक है, वीपी सिंह से इंदिरा गांधी, शास्त्री, सब हैं इसमें। तो ये नाम प्रधानमंत्री कर दिया गया। बस इसी पे राजनीति का पटका शुरू हुआ और यहां से इधर से भी बात, उधर से भी बात। कहां से आना हुआ साहब आपका? सर, जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब से। क्या काम करते हैं साहब? फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। कैसा चल रहा है काम? ठीक है सर। ठीक चल रहा है। मार है ये कोविड की। मार है, अभी भी कोविड की मार है सर। कुछ हल्का हुआ है मामला, हल्का हुआ थोड़ा सा। आप कहां से आई? बनारस से। जय हो महाकाल, जय हो महा विश्वनाथ बाबा की जय। तो कैसे आना हुआ इधर? मैं आ रहा हूं जी। कैसे आना हुआ? जॉब के लिए आए। जॉब के लिए आए। तो इंटरव्यू है या जॉब तलाश रही? इंटरव्यू हो गया। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। सरकारी महकमे में था या प्राइवेट था? ब्यूटी लाइन। ब्यूटी लाइन में था। वाह। तो मैं मेरी तरफ से तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि आपका जरूर हो जाए उसमें,
और फिर आप दिल्ली में आ जाएं और काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बनारस में वैसे कुछ करती हैं, वाराणसी में? हाँ। इसी लाइन में काम करती हैं। जरूर वाराणसी में आना हुआ तो जरूर मुलाकात होगी आपसे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बोलो, परेशान थे, तड़फड़ा रहे थे बहुत ज्यादा। क्या नाम है? नरेश राम। नरेश राम। नरेश राम। जोर से बोलो। नरेश राम। हाँ राम। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। वो तो मैं पहले समझ गया था, जैसे ही तुमने कहा नरेश और राम तो हम समझ गए तुम वहां से बिहार से हो। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। अरे बाप रे, लगता है हाथ करंट लगा मुझे। बेगूसराय से, बहुत अच्छी बात है भैया। तो कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, ऐसे देखता रहता हूँ, आता रहता हूँ। हाँ, मैं सुनता रहता हूँ कौन अच्छा बोल रहा है, कौन अच्छा नहीं बोल रहा, ये बताओ जरा तुम। बस मैं तो अभी लाइव पे आ रहा हूँ तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, बोल तो तुम बहुत सकते हो, बोल तो तुम बहुत सकते हो, लेकिन अभी हमने ढंग से पूछा ही नहीं तुमसे। भैया मैं तो काम के लिए निकला था यहाँ से। हाँ, वो तो हम तो कहाँ कह रहे हैं कि तुम बेकार, तुम्हारा समय बहुत कीमती है और तुम यहाँ कहाँ ठहरोगे। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ जो बहस चल रही है उसमें कौन ठीक लग रहा है? भाई साहब ने बोला था खरा कबीरा चौक पे। हाँ, अरे सबका देखा राय, मैं वही राय देखता हूँ, कोई काम मिल जाए तो काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। हो यार, तुमने लाइन वही पकड़ा, खड़ा कबीरा चौक पे मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या बात है। तो इसमें कौन ठीक है? मैं तो इतना परख नहीं रखा हूँ, बस मिल जाएगा। हो बहुत हो, तुम पक्के बेगूसराय के ही, पक्का बेगूसराय के आदमी हो। कौन आदमी ठीक है इसमें? मोदी जी जिंदाबाद। आप देखो, मैं किसी को परख नहीं रखा हूँ। अपनी लाइफ तभी जिंदगी सुधारी है। कौन बीजेपी कौन इसकी वो मैं जानता हूँ नहीं। जो काम अच्छा करे उसी के नाम। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? तुम कह दो तो मोदी ने। कौन अच्छा काम कर रहा है? हमारे तिरंगा जिंदाबाद। हाँ जी, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलिजेंट नहीं, ये 100% बेगूसराय का ही चावल है और इस चावल का कहीं तोड़ नहीं पूरी दुनिया में। जी कैसे, कहाँ से आना हुआ? मैं जम्मू से। जम्मू से। क्या नाम साहब आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, सब ठीक है? कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक मोदी जैसा प्रधानमंत्री न आया ना आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जिस लेवल का सोचते हैं ना, मैं किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी जो सोच है ना, जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है उनकी वहाँ से शुरू। और एक और की मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूँ, वह गडकरी साहब की। मैं आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। टनल्स, रोड्स, और वो एक नितिन गडकरी जी का मैं नाम जरूर स्पेशली लेना चाहता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार, जम्मू से। भैया है बेगूसराय से। अब कुछ, हाँ, तुम्हें बोलने तुम्हारा सारा मन है, लेकिन पत्ते नहीं खोलोगे तुम। कीड़े तो तुम्हारे अंदर पूरे हैं। रुको अभी, सोचो तब तक। आया जी, जनाब आली, नेहरू जी का नाम बदल के प्रधानमंत्री। देखिए भैया जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये सब डिबेट तो सब मूर्धन्य विद्वान कर ही रहे हैं। हम इसको एक बहुत लाइटर नोट पे, क्या बात, स्कूल में जो खेलते नहीं थे ABCD, लखनऊ, अच्छा, ये जो खेलते थे ABCD, तो बस उसी लाइटर नोट पे। हाँ। अब ये सब लोग खड़े हैं, बताओ भैया पहले क्या आता है? MN, ABCD तो आती है ना, तो N आया और N के बाद क्या आता है? O। तो N को अंग्रेजी में O से ओमिट कर दिया, माने डिलीट कर दिया जी। और O के बाद क्या आता है? P माने पूर्ण, पूरा कर दिया। वाह, क्या गजब है आपकी व्याख्या। तो ये बताइए, और विकास अमृतकाल चल ही रहा है, विकास होता है ना, तो अगर एक मिनट, हाँ, देखिए विकास काल चल रहा है, टमाटर 250 रुपए किलो। अब ये तो टमाटर से इतना दुखी है कि जैसे लग रहा है खा ही नहीं रहे हो। और P के बाद आता है T, और T से होता टमाटर। हाँ जी, हाँ जी। तो N को ओमिट किया और पूर्ण कर दिया। केवल एक प्रधानमंत्री जी के नाम पर क्यों?
जब आपने देश को समर्पित कर दिया, जब वो देश का संस्थान है, तो फिर व्यक्तिवाचक क्यों? बताइए। ये तो वो तो देश का हुआ, तो देश का हुआ तो सारे प्रधानमंत्री का होना चाहिए, सारे प्रधानमंत्री का होना चाहिए। जी। एक बात और कल ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? नीति सही, रीति नहीं। नीति सही, रीति नई, और गति सही और राह नहीं। वाह। चुनौती सीना तान, और देश का बढ़ाओ मान। तब मान कब बढ़ेगा? जब वो पूर्ण होगा, समस्त प्रधानमंत्रियों का फोटो होगा। लेकिन ये जरा सामंतवादी सोच देखिए। अरे भाई, मैं फिर कहता हूं, गली का नाम, पार्क का नाम, सड़क का नाम, पुरस्कार का नाम बताइए आप मुझे। नहीं, आप मुझे बताइए, आप बताइए कितने संस्थान हैं? एटॉमिक सेंटर, रिसर्च सेंटर, पार्क, पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, ये पार्क, वो पार्क। अरे मान्यवर, अगर वहां सारे प्रधानमंत्री की अब संग्रहालय है वो, तो मोदी जी ने इनको ओमिट करके पीछे पूर्ण कर दिया। इन्हीं खेलों से और जुमलों से ये देश का हाल बना चुके हैं, जो आज देश का हाल बन रहा है। यही जुमले और खेलों से, मूलभूत समस्याओं से बात जाए दूर, और जैसी चाहो करो, जैसी चाहो करो भूल। ये है इनकी समस्या इस वक्त। जी जनाब आली। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। मोदी जी भी तो कह दो। मोदी जी की। आज ऐसे अनमोल रतन का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है। मैं सबको उनको नमन करता हूँ, और देश का योगदान उनका बहुत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अभी नेहरू जी की बात चल रही थी, पसमानदा समाज के लिए क्या किया नेहरू जी ने? एक चीज बता दें, 70 वर्षों में कांग्रेस ने इस पसमानदा को रगड़ा, ठेली बेचने पे मजबूर कर दिया, कूड़े उठाने मजबूर कर दिया, कूड़ा बीनने मजबूर कर दिया। धन्य हो मोदी जी। मोदी जी आए, जो मोदी जी आए, ये तो मुझे पता नहीं दो। जब से मोदी जी आए, एक कपड़े बनाने वाले के लिए, धोबी के लिए, प्रेस करने वाले के लिए, कपड़े बनाने वाले के लिए ऐसे योजना लेके आए जो कि कम से कम श्रम कार्ड से उनको माध्यम मिल जाए। और एक आज क्रांति आई हुई है। मेरे गांव का मैं रहने वाला हूँ। जब गांव का एक काम किसान का बेटा काम करता था, वो पैसे भेजता था, आज पैसे फोन से भेज देता है। एक ऐसी क्रांति आई है जिसके माध्यम से कि घर बैठे बैठे अपना बेटा पैसा मांगता है, पैसे मांगा लेता है। आज बहुत पहले ये होता था कि मेरा आधार कार्ड है सर साइन कर दो, तो डॉक्टर मोहर मारने के पैसे लेता था। आज मोदी जी ने कह दिया है कि खुद साइन करो, खुद जाके अपना। एक मिनट आ रहा जी। मैं ये कह रही हूँ कि ये नाम बदलने के से कोई कुछ नहीं होगा। देखिए, नेहरू मेमोरियल था, अगर वहाँ पे सारे प्रधानमंत्री का भी फोटो लगा रहता तो कोई बात नहीं, मैं नेहरू मेमोरियल बना रहता, उसको पीएम ये करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नेहरू मेमोरियल में भी, मेमोरियल जहाँ होती है वहाँ सारे प्रधानमंत्री के अगर उनके कक्ष होते तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं था। पर जो सबसे बड़ी मुद्दा हमारे समाज की इस समय है, जो मणिपुर जल रहा है, उस सबको पहले सबको सोचना चाहिए। जो हमारी बेरोजगारी है, जो महंगाई है। जी बिल्कुल, आई एग्री। इधर हाँ जनाब आली जी। श्रीमान, इस पूरे भारत में जब से आज़ादी से और अब तक 2 ही प्रधानमंत्री याद रखे जाएंगे। एक वो जो आज़ादी के बाद पहली शपथ ली थी, और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। दोनों के अलग अलग फैक्टर है। पहला फैक्टर जो नेहरू जी ने लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस तरह से खड़ी करी थी, अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है जो उनको जिस तरह से उनकी जमीन को धीरे धीरे खिसका के खत्म कर रहे हैं, ये दोनों याद रखे जाएंगे और हम भी याद रखेंगे, और मेरे जैसे लाखों युवा इस हिंदुस्तान के याद रखेंगे दोनों प्रधानमंत्रियों को। जी 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 जी। शास्त्री जी को नहीं भूलना चाहिए, ये 2 प्रधानमंत्री से नहीं होता है। शास्त्री जी जी, मैं आ रहा आराम से जी। जो नाम बदला गया है बिल्कुल सही बदला गया है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो सत्ता का। भाई एक मिनट बैठ रुको, बड़े वाले बोलने वाले खड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी। जो सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, नेताओं के नाम पर नहीं होना चाहिए, शहीदों के नाम पर होना चाहिए। ये तो मजे मार रहे हैं, इनके नाम पर क्यों हो? वो कोई भी नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, उसके नाम पर नहीं होना चाहिए। और रही बात पीएम मेमोरियल की, तो ठीक है, ये तो सबका सम्मान है, इसमें काय पेट में दर्द हो रहा है। और मेरा एक फिर से कहना है, कोई भी योजना किसी भी नेता के नाम पर नहीं होना चाहिए जो सत्ता का उपभोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मजे ले रहे हैं। जी 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 जी।